हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ई गवर्नेंस, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप सब भी समझ सकते हैं, जो सरकार की जो पहल है ई गवर्नेंस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो ये सब जो टॉपिक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सब यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इसके पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और आप सबको एक बात बता दें कि यदि आप यूपी SSSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके नोट्स के लिए आप सब चैनल को होम पेज पर जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है आज का सेशन, ई गवर्नेंस। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ई गवर्नेंस। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो ई गवर्नेंस का अर्थ है सूचना और संचार तकनीकी का प्रयोग करके शासन प्रणाली को पारदर्शी, उत्तरदायी, तेज, नागरिक केंद्रित बनाना। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों, व्यापारियों और अन्य सरकारी एजेंसियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि ई गवर्नेंस हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जैसे आप सब लाइब्रेरी में बैठ के क्लास ले रहे हैं, घर पर बैठ के क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ये सब कैसे सब पॉसिबल हुआ? कहीं ना कहीं इसमें भी ई गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो बहुत ये जो टॉपिक है, जैसे जो ई गवर्नेंस पहल है, ज़्यादातर जो ग्रामीण एरिया है ना, और वहाँ पर कनेक्टिविटी को भी बहुत अच्छे तरीके से पहल प्रदान करता है। ई गवर्नेंस के घटक की बात करें, ठीक है, तो इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, तो नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना, जैसे आधार हो गया, पैन कार्ड, बिजली बिल, है ना, ये सब कौन प्रदान करता है? तो सरकारी सेवाएं हैं, किसको मिल रहा है? नागरिकों को मिल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, कभी कभी तो इसी का केवल पूरा नाम पूछ लेता है। G2B क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये क्या होता है कि व्यवसायों से संबंधित सेवाएं, जैसे GST, कंपनी पंजीकरण, लाइसेंस, ये भी तो सरकार के माध्यम से किसको मिलता है? बिजनेस मैन को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक ऐसी सेवाएं हैं, एक सरकारी विभाग से दूसरे में सूचना और संसाधन साझा करना। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सरकार है और ये कौन सा? बिहार सरकार है ना, तो एक दूसरे से भी आपस में ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश का शासन केवल उत्तर प्रदेश में शासन करता, इसको भी अन्य राज्य की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभी तो बाहरी भी, विदेश से भी कोई ना कोई चीज़ साझा करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, है ना, व्यापार से संबंधित। तो गवर्नमेंट टू क्या है? गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आखिरी G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों को सेवाएं देना, जैसे EHRMS, पेंशन पोर्टल। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय का मतलब, जैसे मान लेते कोई सरकारी कर्मचारी था, ठीक है, वो रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो इसको पेंशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आदमी है, ये सरकारी कर्मचारी था, सरकार का एम्प्लॉय था, है ना, तो उसको सेवाएं देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको आप सब एक दो बार देखिए, याद होगा, बहुत लोग को तो याद भी होगा। ठीक है, और ई गवर्नेंस के प्रमुख उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत आसान है, सबको उद्देश्य पता है। पारदर्शिता बढ़ाना इसका मेन मकसद है ना। जैसे पहले सरकार मान लेते हैं किसी को, मान लेते हैं ग्रामीण नागरिक को कोई पैसा देता था, मुआवजा देता था। ठीक है, तो जब मुआवजा देता था तो अगर मान लेते 1,000 देता था, तो इस बेचारे के पास कितना आता था? 100-200 रुपये आता था। बाकी सब पैसे क्या होते थे? जो बीच वाले सब खा पी जाते थे, खा पी के बराबर कर लेते थे।
लेकिन आजकल क्या हो रहा है देखिए, जब से जनधन खाता पीएम वाला खुला है ना, तब से सरकार क्या कहता है, चाहे मनरेगा हो या न कोई विभाग की योजना हो, योजना का पैसा हो या कोई अन्य आर्थिक मदद हो, तो सरकार क्या कहता है, डायरेक्ट उसी के खाते में डालता। तो ये जो मिलिट्री वाले काम थे, जो पैसा खाने वाले थे, इन सब का पत्ता कट गया है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ई गवर्नेंस की देन है। प्रशासनिक कार्यों की गति और कुशलता बढ़ाना, जैसे आजकल हो रहा, सब ऑनलाइन माध्यम हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है कि कितना काम हुआ छुपा लिया। आजकल क्या हुआ, ऑनलाइन किए तुरंत अपडेट हो गया कि हाँ इतना काम इतना हो गया। तो क्या पारदर्शिता तो बढ़ रहा है। नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना, सेवाओं की सुलभता बढ़ाना। और ई गवर्नेंस के लाभ क्या है, सेवा को ऑनलाइन उपलब्धता, ये भी लाभ है, घर बैठे आप काम कर सकते हैं, ठीक, अपनी सेवा ले सकते हैं। समय और धन की बचत, बिल्कुल बात सही है, तो समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। पारदर्शी और जवाबदेही शासन, नागरिकों की भागीदारी, सुशासन, मतलब गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ना। तो इतना तो सबको पता था, अभी और बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। अब भारत में ई गवर्नेंस की प्रमुख परियोजनाएं, ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया, तो भारत सरकार ने इसको जारी किया था ना। इसका उद्देश्य था कि समग्र डिजिटल संरचना, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी करना, ठीक है। जैसे आप सब घर बैठे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं ना कहीं डिजिटल इंडिया का ही सब पार्ट है, ठीक है। बाकी और सब विभाग है, तो इतना ज़्यादा आप सब समझ गए होंगे। उमंग ऐप, तो उमंग ऐप भी है ना, जैसे एकीकृत सरकारी सेवाएं मोबाइल पर, मतलब उमंग ऐप के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं आप एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा को भेजना, लाइन का बिल जमा करना, डीटीएच का बिल, रेलवे सेवा, टिकट उकट, सब एक ही जगह मिल जाता है। इसी प्रकार आधार, पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या और बायोमेट्रिक पहचान दिलाता है। इसके माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं, आप सबका आइडेंटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। ई हॉस्पिटल, ये क्या होता है, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड ई हॉस्पिटल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण भारत को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना थी भारत सरकार की, ठीक है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छे से सुलभ हो सके। डिजिटल लॉकर क्या है, जैसे डिजिटल दस्तावेजों का सुरक्षित स्टोरेज है ना, डिजी लॉकर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आप सबके पेपर में, है ना। अच्छा, ये कितने जीबी तक देता है, 1 GB स्टोरेज देता है डिजी लॉकर। नेशनल ई गवर्नेंस, NEGP बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कब शुरू हुआ था, 2006 में। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके अंतर्गत कई ई गवर्नेंस परियोजना शुरू किया गया था ना, इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं NEGP के तहत। माई गवर्नमेंट ये क्या है, नागरिकों की भागीदारी वाला प्लेटफार्म है, ये सब सरकार की परियोजनाएं थी, ठीक है। तो ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस एक तरफ लिखा, एक तरफ लिखा ई गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, शासन की प्रक्रिया में सुधार लाना, जबकि ई गवर्नमेंट का काम क्या है, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी। और ई गवर्नेंस का दायरा क्या, रेंज क्या है, अधिक व्यापक होना चाहिए ई गवर्नेंस, ठीक है, जबकि ई गवर्नमेंट का दायरा क्या होता है, सीमित होता है। और ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या होता है, नीति निर्माण, जन भागीदारी, जबकि ई गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन आवेदन और बिल भुगतान, ठीक है। तो दोनों आना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए। प्रमुख तकनीकी की बात करें, टूल्स की बात करें, है ना, ई गवर्नेंस में जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बताइए ई गवर्नेंस है तो जैसी बात है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगा, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगा, अच्छा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा, है ना, और क्लाउड कंप्यूटिंग की, बिग डाटा प्रोसेसिंग की बहुत सारे ज़रूरत पड़ेगा, तभी तो होगा। आजकल जो AI सिस्टम आ गया है ना, सब काम को थोड़ा आसान बना देता है। तो बिग डाटा एनालिटिक की भी ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल गवर्नेंस और बायोमेट्रिक सिस्टम,
ठीक है। इसके माध्यम से आप सब भी जान रहे हैं कि सरकारी कार्यालय हो या अन्य कोई चीज़ हो तो वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम यूज होता है। बहुत सारे जगह होता है, अनेक प्रकार से होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब भी ई गवर्नेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ई गवर्नेंस क्या होता है? ये सब घटक ही है तो ई गवर्नेंस के। भारत में ई गवर्नेंस की जो चुनौतियां, देखिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। डिजिटल साक्षरता की कमी, बिल्कुल बात सही है। आज भी हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उतना ज़्यादा डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कि जब तक वो साक्षर नहीं होगा तब तक इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा उतने अच्छे तरीके से। जैसे आप सब बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं ना, तो आने वाली जो जनरेशन है धीरे धीरे क्या हो रहा है, साक्षर हो रहा है, ठीक है। अभी टाइम लगेगा थोड़ा। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, बिल्कुल बात सही है। आज भी अभी अच्छे अच्छे शहर में चले जाएंगे, इंटरनेट की स्पीड उतना ज़्यादा नहीं है। ग्रामीण में अभी भी बहुत सारा एरिया है जहाँ पर इंटरनेट अच्छे से नहीं पहुँचा। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट की बात ही छोड़ दे, अभी लाइट का भी मतलब बहुत सारे एरिया में नहीं पहुँचा, विद्युत। तो साइबर सुरक्षा जोखिम, जायज़ बात है। अगर ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं तो साइबर की भी, सुरक्षा की भी दिक्कतें होती हैं। प्रशासनिक प्रशिक्षण में कमी, ये भी बात सही है। और डेटा गोपनीयता से संबंधित चिंता, है ना। तो ऑनलाइन सेवाएं जहाँ पर भी होती हैं तो वहाँ गोपनीयता हो गया, है ना, और साइबर सिक्योरिटी हो गया, इस सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ई गवर्नेंस के प्रमुख एग्जाम्पल जैसे रेलवे टिकट बुकिंग, है ना, किसके साथ, किसके माध्यम से होता है? IRCTC के द्वारा होता है। पासपोर्ट सेवा भी ऑनलाइन ही होता है ना, पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK के द्वारा होता है। आयकर रिटर्न ई-फिलिंग के माध्यम से होता है। स्वास्थ्य सेवाएं, है ना, और कृषि सेवा ई-नाम के माध्यम से होता है। किसान पोर्टल इसके लिए बनाया गया। स्वास्थ्य के लिए ई-संजीवनी ऐप बनाया गया ना। तो इन सब के माध्यम से ई गवर्नेंस की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारी अब दिया जा रहा है, ये तो थोड़ा आप सबको बताया जा रहा है, ठीक है। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत देख लेते हैं। ई गवर्नेंस की शुरुआत कब माना जाता है? 1990 के दशक में भारत में कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के साथ इसकी शुरुआत हुआ, है ना। आप जानते हैं 1995 में भारत संचार विभाग ने भारत में इंटरनेट लाया था, 15 अगस्त 1995। जब इंटरनेट आएगा तभी तो ये सब शुरू होगा, है ना। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ने शुरुआती चरणों में बड़ी भूमिका निभाई थी। 2006 में शुरू हुई योजना ENEGP, अभी आपको ऊपर वही बताए थे, कब शुरू हुआ? 2006 में, ठीक है। इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन के जरिए इससे नई रफ्तार मिली। तो डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था? 2015 में आया था। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ई गवर्नेंस में से जुड़े प्रमुख कानून, है ना, एक्ट। तो पहला एक्ट आप सब तो जानते होंगे, IT एक्ट 2000 में। तो इसके माध्यम से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर अपराध को वैधता देना, है ना। तो ये सब जो क्राइम होते हैं इसके अंतर्गत देखा जाता है। एक है RTI एक्ट 2005, सूचना का अधिकार, है ना। तो सूचना तक नागरिकों को पहुंच को बढ़ावा देना, है ना, और पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम उठाना, है ना। जैसे कोई आप सूचना किसी के बारे में मांग रहे हैं तो ये भी आप सबको मिलती है सूचना। और डेटा प्रोटेक्शन बिल 2000 ड्राफ्ट आया था 2023 में, नागरिकों की डेटा की गोपनीयता की रक्षा करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जैसे डेटा बहुत ज़रूरी है आजकल, आप सब जानते हैं डेटा ना कितना इम्पोर्टेंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है डेटा को स्टोर करके रखे रहती हैं, हम सबकी, आप सबके डेटा, है ना। आगे क्या है? प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्म, ये भी सबको पता होना चाहिए कौन कौन सा। जैसे ई ग्राम स्वराज, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ई ग्राम स्वराज ग्राम पंचायत प्रबंधन और पारदर्शिता की तरफ ही होता है। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी खरीद का डिजिटल प्लेटफार्म है। ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये सब ऑनलाइन सेवाएं हैं जो कि डिजिटल
तो जो कि ई गवर्नेंस का प्रमुख घटक हैं, ठीक है। और सीपी ग्राम्स शिकायत निवारण तंत्र है, ठीक है। और भीम यूपीआई आप जानते हैं, इसके माध्यम से डिजिटल भुगतान और फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से राशन कार्ड ऑनलाइन होता है, ठीक है। और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के माध्यम से किसानों को मृदा की जानकारी दी जाती है। तो ये सब ऑनलाइन सेवाएं हैं जो कि ई गवर्नेंस के प्रमुख हिस्सा हैं। आगे बात करें यम गवर्नेंस क्या है, ठीक है। मोबाइल गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शासन सेवाओं की पहुंच, जिसे यम गवर्नेंस कहा जाता है। मतलब मोबाइल के माध्यम से, जैसे मोबाइल के माध्यम से कुछ काम कर रहे हैं ना, जैसे यूट्यूब को देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस का योगदान है ना बहुत ज़्यादा है। और सारी चीज़ें जैसे उमंग ऐप हो गया, ठीक है। आप सब कोरोना के समय में आरोग्य सेतु को देखे थे, आप सब डिजी लॉकर का भी यूज करते हैं ना। तो यही है, जैसे उमंग ऐप हो गया, यम परिवहन हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, डिजी लॉकर ऐप हो गया। कहीं ना कहीं ये मोबाइल के माध्यम से सरकार के द्वारा दी जा रही सेवाएं हैं। और सारी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के 9 स्तंभ। अच्छा, आप सबके पेपर में पूछा गया था कि ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ है, मतलब स्तंभ पूछा गया था पिलर के बारे में, ठीक है। उतना हमें अभी क्लियर नहीं है कि किसके बारे में पूछा गया था, तो ऐसे पूछा गया था, है ना। तो आप भी जानते रहिए डिजिटल इंडिया मिशन के कितने स्तंभ, 9। कौन कौन सा है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस जिसमें होता है रिफॉर्मिंग गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, और ई क्रांति जिसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आती हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, सूचना का जो अधिकार है ना सबके लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। ये सब 9 पिलर हैं, ठीक है। सब 1-2 बार याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। इतना नहीं पूछ कौन है कौन नहीं, पूछ लेगा कि कितने पिलर है, जैसे पिछली बार अभी जस्ट एग्जाम में पूछा गया था। आगे क्या है, ई गवर्नेंस सक्सेस स्टोरी इन इंडिया। मतलब जो डिजिटल जो ई गवर्नेंस है ना, इंडिया में या कह सकते हैं सरकार के माध्यम से कितना ज़्यादा सक्सेस है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर। टीसीएस द्वारा पासपोर्ट सेवा है ना, टीसीएस कंपनी है, इसके माध्यम पासपोर्ट सेवा जो प्रदान किया जाता है पारदर्शिता और सुविधा में सुधार लाने के लिए। भूलेख, आप सब जानते हैं, भूलेख के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाता है ना। और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपके अभी जस्ट ही। इसके माध्यम से फिंगरप्रिंट से पैसों के लेन देन भी कर सकते हैं। ये सब सक्सेसफुल है। आजकल देखिए आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। दुकान पे जाइए, जो क्या बोलते हैं उसको, CSC होता है, CSC पर जाइए, आधार कार्ड दीजिए, फिंगर लगाइए और पैसा लेकर चले जाइए। बैंक में लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई गवर्नेंस में प्रयुक्त होने वाली आधुनिक तकनीकी देखिए, तो ब्लॉकचेन, आप जानते हैं ब्लॉकचेन तकनीक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। डेटा सिक्योरिटी और पारदर्शिता, एक ब्लॉकचेन के माध्यम से क्या किया जाता है, डेटा को सिक्योरिटी दिया जाता है और पारदर्शिता बनाए रखता है। AI और ML, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, सेवा स्वतः प्रदर्शन, जैसे चैटबॉट्स हो गया है ना, रिस्क प्रिडिक्शन हो गया, बिग डेटा निर्णय प्रक्रिया में मदद करते हैं, जैसे चैटबॉट्स हो गया। आप जानते हैं चैटबॉट से को आप बहुत जगह देख सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर भी देख सकते हैं, बैंक में भी देख सकते हैं। मान लेते हैं बैंक में देख से ATM की तरह मान लेते हैं, ऐसे रहेगा चैटबॉट्स, ठीक है। आपको कोई जानकारी चाहिए तो चैटबॉट्स के पास जाएंगे कि आप यहाँ से अपने आप खुद ही अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। कोई बैंक से रिलेटेड जानकारी लेना है तो चैटबॉट के पास चले, इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के पास खुद बताएगा, ठीक है। तो ये चैटबॉट क्या होता है, स्वतः होता है, इसको कोई ऑपरेट नहीं करता, मशीन होता है। तो जैसे है ना, तो स्वतः ही आपके आंसर का जवाब भी देता रहता है। तो बैंकों में भी यूज होता है, बहुत सारे जगह यूज होता है ना। जैसे कुंभ मेला देखे थे तो वहाँ पर भी यूज हुआ था चैटबॉट्स का।
GIS जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भू आधारित योजना ट्रैकिंग इसके माध्यम से किया जाता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, डेटा स्टोरेज और स्केलेबिलिटी को बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए एक रिपोर्ट देखिए, UN ई गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग निरंतर सुधार हो रहा है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ठीक है, 2022 में भारत लगभग 105वें स्थान पर रहा। ठीक है, और ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आगे क्या है, ई गवर्नेंस और क्लाउड गवर्नेंस का संबंध। एक है ई गवर्नेंस, एक है क्लाउड नहीं, गुड गवर्नेंस में संबंध। ई गवर्नेंस क्या होता है और गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस सिद्धांत ई गवर्नेंस कैसे मदद करता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, सूचना की ऑनलाइन उपलब्धता के माध्यम से जब सूचना ऑनलाइन आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता है। ठीक है, और भागीदारी माई गवर्नमेंट और ऑनलाइन सुझाव मंच देता है। जवाबदेही, प्रभावशीलता, समावेशिता, मोबाइल ऐप के जरिए से पहुंच, है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट हो गया, सेवाओं को तेज और आसान हो गया। ठीक है, और जवाबदेही के माध्यम से, किसके माध्यम से जवाबदेही सरकार बनता है, RTI के माध्यम से। ठीक है, तो इसका इधर प्रभाव लिखा है, और इतना तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको पता है। भारत में ई गवर्नेंस की प्रमुख योजनाएं जैसे आधार कार्ड, है ना, UIDAI यूनिक डिजिटल पहचान देना, सेवाओं के माध्यम से को जोड़ा जाता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया, इसके बारे में तो अभी आप सबको बता ही दिए हैं। ठीक है, ई क्रांति, स्मार्ट सिटीज मिशन हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल इंडिया, PM दीक्षा हो गया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया, इसके माध्यम से छात्रवृत्ति ऑनलाइन करवा सकते हैं ना, आप सब भी लिए होंगे स्कॉलरशिप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो पहल है भारत सरकार की या राज्य सरकार की, तो ये गवर्नेंस का ही प्रमुख घटक है। आगे बात करें तकनीकी टूल्स की। ठीक है, कौन कौन सा तकनीकी टूल्स है यहाँ पर देखिए। एक है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वान का पूरा नाम क्या होगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, राज्य स्तर पर सुरक्षित नेटवर्क है। ठीक है, राज्य सरकार यूज करता है। आगे क्या है, डिजिटल समावेशन, ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीक से जोड़ना, महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटलीकरण, दिव्यांगों के लिए इंक्लूसिव ICT प्लेटफॉर्म, और मल्टीलिंगुअल्स पोर्टल्स, बहुभाषी ई सेवा, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा इसके माध्यम से देता है। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ई गवर्नेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका कोई ई गवर्नेंस में इसका कोई कागज़ नहीं होता कि हाँ सरकार इसको ताला लगा कर बक्से में रख देगा। ये सब ऑनलाइन सेवाएं हैं, है ना, क्लाउड स्टोरेज पर ये सब बहुत सारे डाटा स्टोर होता है, हैकर लोग हैक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर मिस्टेक हुआ तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। CERT इन इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, साइबर खतरों की निगरानी करता है, तो आप कह सकते हैं। तो CERT क्या कहता है, साइबर खतरों की निगरानी, साइबर स्वच्छता केंद्र, सिस्टम साफ रखने के लिए एक टूल्स है। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 डेटा और जो संरचनाओं की सुरक्षा नीति प्रदान करता है। डिजिटल सिग्नेचर और इनक्रिप्शन, डेटा की गोपनीयता और प्रमाणीकरण इसके माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं ई गवर्नेंस में आने वाली बाधाएं, कौन कौन सा चैलेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल डिवाइस, शहरी ग्रामीण, अमीर गरीब के बीच तकनीकी का अंतर। ठीक है, और कनेक्टिविटी इश्यू आता है। अच्छा, इसमें देखिए आप सबको नहीं समझ में आया होगा, जैसे डिजिटल डिवाइडेड, है ना, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे शहरों में क्या होता है ना, जो डिजिटलीकरण थोड़ा ज़्यादा है अपेक्षाकृत गांव से। ठीक है,
तो अभी भी थोड़ा यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। कनेक्टिविटी को अमीर गरीब के बीच में देखा जाता है, ठीक है। जैसे जो अभी जो गांव में है या कह सकते जो शहरों में भी जो ग्रामीण एरिया है, जो ग्रामीण लोग हैं, उतना ज़्यादा इन सब के बारे में परिचित भी नहीं है, ना तो उतना ज़्यादा इसका यूज करते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी इश्यूज भी है, अभी भी दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट की जो सुविधा है उतना अच्छा पहुँच नहीं है, ठीक है। और ट्रेनिंग और अवेयरनेस की भी दिक्कतें अभी है, कमी भी यही है। साइबर थ्रेट्स, हैकिंग, डेटा चोरी जैसी घटनाएं अभी भी हो रहा है और होता भी रहेगा, ये सब रुकने वाला थोड़ी नहीं है। तो ये सब कैसे रोक सकते हैं? जब आपको जो आप सबको जो है ट्रेनिंग अच्छा मिलेगा, है ना, आप सब जो एकदम उसके बारे में परिचित रहेंगे, अच्छे तरीके से जो पॉलिसी को अपनाएंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी को, तब ये सब कम किया जा सकता है ना। चोरी करना थोड़ी ना कोई रोक सकता हो, तो अपना दिमाग लगाएगा ही। ट्रांसपेरेंसी वैस प्राइवेसी, पारदर्शिता और निजता पर भी अभी कमी उतना या उतना संतुलन की कमी है, ठीक है। और भविष्य की दिशा में देख सकते हैं कि इसका क्या योगदान है। एआई आधारित सेवाएं जैसे चैटबॉट्स, है ना, तो इसका भी यूज होता है इसमें। देखिए आप सबको इसके बारे में बता दी, कोई बैंक हो गया, पासपोर्ट हो गया, आने वाले समय में आप कह सकते हैं चैटबॉट ना हर चौराहे पर आपको मिलेगा। अगर मान लेते कोई व्यक्ति आता है, उसको जानकारी लेना, तो इसी से पूछ लेगा, किसी दूसरे से आदमी से पूछने से अच्छा इससे पूछ लेगा, है ना। ब्लॉकचेन आधारित सेवा जैसे भूमि रिकॉर्ड हो गया, आईओटी आधारित स्मार्ट सिटीज, हाइपर पर्सनलाइज्ड पोर्टल्स, ठीक है, और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ पहल है भविष्य की दिशा में, ठीक है। दोस्तों इन सब के बारे में शॉर्ट वीडियो पढ़ा है ना, आप सब उसको ज़रूर देखिएगा। ई गवर्नेंस की विशेषताएं और बहुत कम समय में देख लेते हैं। जैसे एनी टाइम एनी वेयर गवर्नेंस को आप प्राप्त कर सकते, बिल्कुल बात सही है। जैसे आपको हम बता दें, आप अपने घर पर हैं, लाइब्रेरी में, अपने खेत में हैं, मार्केट में हैं, ठीक है, कहीं पर भी हैं, तो आप सरकार की सेवाएं वहां से ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल के माध्यम से भूलेख अपना जो खेती बाड़ी के बारे में आप सब उसको चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं पर भी रह के, बशर्ते इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या, कम समय और कम लागत भी होता, नागरिक केंद्रित होता है, ठीक है, और बहुभाषी सेवाएं होता है। ऐसा नहीं केवल हिंदी में आपको मिले, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, है ना, बहुत सारे जैसे जो भी लैंग्वेज प्रचलित है ना, सब लोग कर पाएंगे। जवाबदेही और ट्रैकिंग संभव है, आप सब अपनी सेवाओं को भी ट्रैक कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसका सेशन यहीं पर कंप्लीट होगा कि भारत सरकार की डिजिटल लाकर सेवा का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटलीकरण दस्तावेज संग्रह करना, ठीक है। तो दोस्तों सेशन आप सबको कैसा लगा? आप सब वीडियो को लाइक और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट बना है, आप सब देखिए, इधर उधर मत भटकिए, है ना, पेपर के समय में। और इतना ज़्यादा आप सबको कंटेंट दे दिए हैं, ठीक है, आप सब वीपीओ वाला भी मिला लीजिए। बीपीओ से नोट्स जो स्टूडेंट पढ़े थे और जो वाईटी की क्लास देखे थे, है ना, वो 15 एकदम छप के आए कंप्यूटर में, ठीक है। तो आप सब एक जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए पेपर के समय, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है उतना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।